11th ज्योग्राफी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारा अध्याय चल रहा था और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसके स्रोतों के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से प्रत्यक्ष स्रोत हैं और कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को हम कैसे, यह तो है नहीं कि हम पृथ्वी के अंदर जाके उसको पता कर लेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसके जो स्रोत हैं उन्हीं से पता चलेगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है ना। तो हमने यही, जैसे हमने प्रत्यक्ष स्रोतों में बात की थी कि भाई जो चट्टानें बनी हुई है हमारी पृथ्वी पर, उनसे हमें पता चल सकता है कि पृथ्वी हमारी कैसी है। और अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने देखा कि जो भूकंप आ रहा है उससे पता चल जाता है। भूकंप आने के बाद जब पृथ्वी के दरारें होती है तो उनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, या जो ज्वालामुखी फटते हैं उनसे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने जो पृथ्वी की पहली परत है भूप्रपट्टी और जो सेकंड है जो मेंटल, उसके बारे में बात करी थी। देखिए कई विद्वानों ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है। हमारे कई लेसन हैं इससे संबंधित, तब हम पढ़ेंगे कि भाई जो स्वेज महोदय हैं उन्होंने सियाल, सीमा, निफे इस प्रकार पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना का वर्गीकरण किया है। आज जो हम अभी जो हमारी कल की क्लास में और आज की क्लास में हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में हमने 3 वर्गीकरण किए थे इसके, उनमें एक हमने देखा था भूप्रपट्टी, यानी जो जैसे कि कल भी मैंने आपको कहा था कि जैसे प्याज में अलग अलग परतें होती है ना, छिलके निकलते हैं, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों से बनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे केक में अलग अलग लेयर होती है, जैसे पहली परत चॉकलेट की हो गई, दूसरी स्ट्रॉबेरी की हो गई, वैसे हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। हमने कल जो बात करी थी वो बात करी थी हमने भूप्रपट्टी की और एक बात करी थी हमने मेंटल की। आज जो तीसरी इसका है वो है कोड, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमने इस प्रकार कल बात करी थी ना, ये भूप्रपट्टी ये वाली है और जो मेंटल है वो ये है, ये बात करी थी। आज जो है वो है कोड, जो ये हिस्सा बच चुका है ये वाला, ये कहलाएगा कोड। हाँ, तो इसमें क्या है वो देखिए। हमने देखो भूप्रपट्टी के लिए कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बंगुर होती है, यानी फटाफट टूट जाती है। और मेंटल के लिए हमने कहा था कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको कि हमने दुर्बलता मंडल कहा था, और ऊपर वाला हिस्सा जो कि क्या है तो मतलब तरल है और फिर नीचे वापस ठोस अवस्था में है, ये वाली बात हमने करी थी। ठीक है ना। आज जो हम करेंगे वो है कोड। जैसा कि पहले ही अंकित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग में पृथ्वी के कोड को समझने में सहायता की है। यानी जब भूकंप की तरंगें आती हैं और उनमें जो दरारें पड़ती हैं, और जब भूकंप की तरंगें, जैसे हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग कौन कौन से भाई ठोस में चलती है, तरल में चलती है, वैसे ही इन तरंगों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है, अंदर से ठोस है, किस जगह से वो ठोस अवस्था में है, किस जगह वो तरल अवस्था में है। इस प्रकार हमें पता चल जाता है, उन तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से वेग से पृथ्वी के कोड को समझ में सहायता करती है। जैसे पृथ्वी पर है, जब हम सिस्मोग्राफ से, रिक्टर स्केल से देखते हैं कि वो तरंगे कहाँ जा रही है, एल तरंग कहाँ तक पहुँची है, पी तरंग कहाँ तक पहुँची है ना, तो एस तरंग कहाँ तक है ना। तो हमें भाई जैसे कहीं भी तरंग है जो ठोस में चल रही है, वो ठोस तक जाएगी, रुक जाएगी, है ना। जैसे ये बात हम हमारी भूकंप जब हमने पढ़ा था उसमें हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इन तरंगों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। कोड व मेंटल की सीमा 2900 किमी की गहराई पर है। बाहरी कोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। देखिए हमने कल भी बात करी थी 2900 किलोमीटर तक तो क्या था, मेंटल था, ये बात की। अभी ऐसे कह रहे हैं कि 2900 किलोमीटर तक क्या है, ये जो कोड है वो शुरू हो जाता है, 2900 किलोमीटर तक शुरू हो जाता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, द्रव्य अवस्था में है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा है, इसका ठोस अवस्था में है। ठीक है। बाहरी कोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक कोड किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है।
ठीक है, ये आपको पता चल गया। जो बाहरी कोड है वो इसमें जो चित्र में भी आ रहा है, बाहरी कोड तरल अवस्था में और नीचे वाला कोड जो है वो ठोस अवस्था में है। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। देखिए, ये तो हो गया कोड के बारे में इतना ही है। हमारे और भी चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के बारे में और भी है आएंगे। ये थोड़ा इसका विस्तारित रूप और आएगा। उन लेसनों में हम और भी इनको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। अब देखिए, इसी को समझने के लिए इन्होंने एक थोड़ा ज्वालामुखी का भी डाला है। ज्वालामुखी का भी विस्तारित वर्णन है, एक चैप्टर है हमारा, उसमें भूकंप के बारे में भी हम इस लेसन में जो हमारा छूट गया था या उसको विस्तारित रूप से करके एक और लेसन है जिसमें हम सिर्फ भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, और ज्वालामुखी उसमें हम सिर्फ ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इन्होंने थोड़ा सा और डाल रखा है। ज्वालामुखी से भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल कर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि वह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। देखिए, आपने छोटी क्लासों में 10th में 9th में पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी होता है। एक ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी जो शांत है ना, एक है जो कि सुषुप्त है, यानी कभी कोई ज़माने में तो निकला था, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और अब कभी भी उसमें इस प्रकार की संभावना है कि और कभी भी उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। एक ऐसा है कि जिसमें लगातार क्या होता रहता है, ज्वालामुखी जो लावा है वो निकलता रहता है। एक ऐसा है कि कोई वर्षों पहले उसमें विस्फोट हुआ था और अब कभी उसमें विस्फोट नहीं होगा। उनके बारे में भी पढ़ेंगे, हमारा जब ज्वालामुखी का एक लेसन है उसमें पढ़ेंगे, तो देखिए, है ना। तो अब ये ऐसे कह रहे हैं कि ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ निकलकर गैस, राख और तरल पदार्थ चट्टाने पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो गैसें हैं, राख है, क्योंकि जब इतना गर्म है अंदर, है ना, तो जब देखा आपने कभी, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि अंदर से जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी के अंदर से तो बहुत गर्म गर्म लावा होता है, मतलब वो पिघल जाता है कोई हम उसमें डालें तो। अभी एक थोड़े दिन पहले मैंने देखा था एक वीडियो में कि एक ज्वालामुखी से लावा निकल रहा था, तो एक वैज्ञानिक उसका शोध करने के लिए एक पूरी बाल्टी के अंतर्गत कोई भी बर्तन में ठंडा पानी था, उसके अंदर फिर वो लावा के एक दो उसने बड़े मतलब हिस्से डाले थे, मतलब हम कह सकते हैं कि एक दो बड़े चम्मच भर के उसमें डाले थे, तो वो पानी भी उबलने लग गया था। इतना गर्म होता है लावा, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी के अंदर इतना ही गर्म है, इतना ताप है, तो उसमें भाई गर्मी के कारण तो राख भी होगी, गैसें भी निकलेंगी, ठीक है। तरल चट्टानी पदार्थ है, यानी चट्टानें जिनसे बनी है वो पदार्थ कैसा हो जाता है, तरल पदार्थ उस लावा के रूप में से हमारे पृथ्वी में से निकलता है। लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो तो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी क्या कहलाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। यानी उस ज्वालामुखी में से क्या निकल रहा है, लावा निकल ही रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। देखो, हमने कल बात कर ली थी कि भूप्रपट्टी के बाद जब मेंटल शुरू हुआ था तो तुरंत उसको हमने क्या कह दिया था, दुर्बलता मंडल कहा था, ठीक है। और वहाँ पे ही हमने क्या कहा था कि वहाँ पे ही पृथ्वी किस प्रकार बनी हुई है, द्रव अवस्था या तरल अवस्था के अंतर्गत पृथ्वी है। तो वहाँ से निकल के कौन आएगा, हमारा ये जो लावा है, वो जैसे पहले भूप्रपट्टी, उसके बाद दुर्बलता मंडल शुरू हो गया था, तो यहाँ से ही निकल के कौन आया, हमारा लावा निकल के आया था। जैसे ये पर्वत है, तो ये जो लावा निकल रहा है वो दुर्बलता मंडल में से निकल के ही आ रहा है, यानी अंदर से नहीं है, सिर्फ कहाँ से है, दुर्बलता मंडल में से निकल रहा है। और वो कहाँ पे आ रहा है, हमारे पृथ्वी के धरातल पर आ रहा है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है, और यह भूपटल के पर ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहलाता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि एक मिनट, जैसे ये पर्वत है ना, अब इसके अंदर से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, ठीक है। अब ये जब लावा निकला है ना, तो ये लावा जब अंदर था,
तो इसको हमने क्या बोला, जब ये लावा अंदर था तो हमने इसको बोला लावा, ठीक है। और जब ये निकल के बाहर आ गया तो हमने इसको, सॉरी, जब ये अंदर था तो हमने इसको बोला था मैग्मा। क्या बोला था? मैग्मा। और जब ये बाहर आ गया निकल के तो उसको हमने बोला लावा। तो मैग्मा क्यों बोलते हैं, एक बार मैं बताती हूँ आपको कि जब पृथ्वी के अंदर इतना ताप होता है, इतना दाब होता है, जब विस्फोट के द्वारा या कई बार बिना विस्फोट भी निकलते हैं हमारे ज्वालामुखी में से लावा, तो जब वो लावा निकलता है तो उसमें कई गैसें भी निकलती है, राख, जैसे इन्होंने कह रखा है कि गैसें, राख, ये सब निकल रही है। तो जब वो गैस निकल के अलग हो जाती है और लावा आके कहाँ, मैग्मा आके आ जाता है, धरातल पे आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब पृथ्वी के अंदर इस पर्वत के अंदर था मैग्मा तो उसे हमने बोला मैग्मा, और जब वो बाहर आ गया तो उसको हमने धरातल के ऊपर आ गया तो हमने उसको क्या बोला, लावा, ठीक है। मैग्मा, देखो ग आ रहा है, आप इसको ऐसे याद कर लो, ग यानी गैसे, तो जब अंदर रहेगा वो लावा तो उसको हम बोलेंगे मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम लावा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तब ये मैग्मा कहलाता है। अब ये भूपटल के ऊपर या धरातल के ऊपर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। ये पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसे लावा, प्रवाह के जमे हुए टुकड़ों को मलवा, जलश खंड, शिम, ज्वालामुखी, बम्ब, राख, धूलकण, कण व जैसे गैसें, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। यानी जब पृथ्वी में से जब वो लावा था अंदर, जब मैग्मा था बाहर आया तो वो क्या कहलाया, लावा कहलाया, ठीक है ना। तो ये ऐसे कह रहा है कि जब धरातल में से वो निकलता है तो उसमें से कई गैसें थी। कौन कौन सी गैसें थी? एक तो जब वो ज्वालामुखी, बम, राख, धूलकण, मतलब जब उसमें विस्फोट होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ताप दाब है, तो ताप दाब होने के कारण वो विस्फोट से निकलेगा, है ना। विस्फोट से निकला तो उसमें राख भी निकली और कई गैसें। अब गैसें कौन कौन सी है? नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्तियों और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है। कुछ ज्वालामुखी इस प्रकार है, ठीक है ना। अब देखो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसमें से अलग अलग प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार होगा, ठीक है। कुछ ज्वालामुखी है जो एक शील्ड, जैसे हम जब मैं आपको बताऊंगी ज्वालामुखी के प्रकार तब आपको पता चलेगा, दरारी ज्वालामुखी, शंकु ज्वालामुखी, तब हमें पता चलेगा कि ज्वालामुखी उद्गार भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी में जो लावा होता है उसका वो गाढ़ा होता है, किसी में तरल होता है थोड़ा लावा। तो वो सब हम, जो हमारी अगली क्लास होगी कल, जो अब आने वाली क्लास है, उसमें हम ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और आप, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा। अच्छा लेसन चल रहा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने आपकी पिछली क्लासों में भी ये सब कुछ पढ़े हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, उन्हीं को थोड़ा सा विस्तारित करके इन्होंने बताया है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं उनके बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद।